A very good morning to all of you. Good In morning. the last class we have discussed about different rules related to the double column cash book. डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड जो डिफरेंट रूल्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़े. आज हम डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड करेंगे कुछ क्वेश्चंस, और अगर कुछ टाइम रिमेनिंग रहेगा तो मैं एक आपको ओवरव्यू दूंगा रिगार्डिंग पेटी कैश बुक. तो आओ सबसे पहले हम करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 11 ही कर लेते हैं. उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे एक क्वेश्चन के अंदर. तो आओ, पेज नंबर है 11.26, इलिस्ट्रेशन नंबर 11. Enter the following transactions in a cash book with cash and bank columns. Also record necessary entries in journal. यानी जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होंगी या डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी, उनको हमें जर्नल में रिकॉर्ड करना है. और जो कैश ट्रांजेक्शन्स हैं कैश या बैंक से रिलेटेड, वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे. तो फॉर्मेट हम बना लेते हैं. इलिस्ट्रेशन नंबर है 11, कैश बुक. ये तो आपका कैश बुक का फॉर्मेट बन गया. और नेक्स्ट पेज पे हम ले लेते हैं जर्नल. अब देखो 2020 का क्वेश्चन है May 1. तो डेट कॉलम में हमने लिख लिया 2020. May 1 को वो कह रहा है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 15,600 एंड ओवरड्राफ्ट एट बैंक 7,400. तो May 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट है आपका 15,600 इन द कैश कॉलम. और क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो May 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओवरड्राफ्ट बैलेंस है हमारा 7,400, हम लिखेंगे बैंक कॉलम में. ठीक है. नेगेटिव बैलेंस है कैश एट बैंक का, तो नेगेटिव बैलेंस को आप कहां लिखोगे? नेगेटिव बैलेंस को किस साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक. ठीक है. उसके बाद May 2 को कह रहा है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000 आउट ऑफ विच 25,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक. तो जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, एंट्री क्या पास करते हो आप? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री पास होगी. तो यहां पे आप लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट. 30,000 फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की, जिसमें से 25,000 बैंक में डिपॉजिट कराई है. तो 25,000 तो लिखो बैंक कॉलम में और 5,000 लिखो कैश कॉलम के अंदर. उसके बाद 3rd of May को गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट बेसिस पे
from Mohan of the list price of 15,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% each. आगे वो लिख रहा है he allowed us a trade discount of 20%. He allowed us a trade discount of 20%. तो 15,000 यहां दिखा देता हूं, 15,000 है हमारा लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट 20% है, उसको लेस करो तो 3,000 ट्रेड डिस्काउंट हमने लेस कर दिया, बैलेंस बचा 12,000 और 12,000 के ऊपर 6% ईच CGST एंड SGST, तो 1% 120 रुपीज, 6% 720 एंड 720. क्लियर? Yes, sir. अब क्योंकि आपका ये जो परचेज है ये क्रेडिट परचेज है, इसलिए कैश बुक में तो आएगा नहीं, कैश बुक में तो आएगा नहीं. अब 3rd मई को जर्नल में जाओ, 2020 May 3rd एंट्री पास करो, परचेज अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू. परचेज किससे किया था? बोलो, परचेज किससे किया है? परचेज हमने किया है मिस्टर मोहन से, तो टू मोहन अकाउंट या टू मोहन भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि पर्सनल नेचर का अकाउंट है. ये आ गया आपका 720 और ये आ गया 1400, ये हो गया 13,440 मोहन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. बोलो क्लियर है ये? Yes, sir. यहां पे आप लिख लोगे नरेशन. अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर. थर्ड मई को हमने कर दिया. 6 मई को देखो, सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश रुपीज 13,000. मोहन को टोटल अमाउंट कितना ड्यू था? 13,440. उसके अकाउंट को हमने सेटल कर दिया बाय मेकिंग द पेमेंट ऑफ रुपीज 13,000 ओनली. तो एंट्री क्या करोगे 6 मई को? मोहन अकाउंट डेबिट 13,440 टू कैश अकाउंट 13,000 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 440. डिस्काउंट रिसीव्ड आपका कैश बुक में आएगा नहीं, यहां पर तो लिखोगे बाय मोहन अकाउंट, कैश कॉलम में लिखोगे 13,000 और जो डिस्काउंट रिसीव्ड पार्ट है वो यहाँ पे May 6 को एंट्री करोगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 440. क्लियर? बोलो बच्चे, ये क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद 8 मई को एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2,500 ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन्स रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड. जो लास्ट ईयर हमने बेड डेट्स राइट ऑफ कर दिए थे, करंट ईयर में हमें रिसीव हो गए. ये क्या है? बेड डेट्स रिकवर्ड. जर्नल चैप्टर में पढ़ाया था, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. ठीक है ना? तो May 8 को टू बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, अमाउंट था आपका 2,500, लिखोगे कैश कॉलम में. उसके बाद 10 मई को कैश द चेक फॉर रुपीज 7,500. एक चेक को आपने कैश किया यानी चेक को एनकैश किया. एनकैश करना यानी चेक का अमाउंट आपने रिसीव किया. एंड ऑन द सेम डेट आगे लिख रहा है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 3,000 एंड फॉर इनकम टैक्स 800 एंड फॉर इनकम टैक्स 800. बोलो क्या करोगे इसमें? May 10 को
आपने क्योंकि एक चेक को कैश किया है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो क्लियर? Yes, sir. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो एंट्री करोगे टू बैंक अकाउंट, अमाउंट होगा 7,500 लिखोगे कैश कॉलम में, ठीक है ना। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, सी लिखोगे लेजर फोलियो कॉलम में, और 10th ऑफ मे को यहां पे लिखोगे बाय कैश अकाउंट लेजर फोलियो कॉलम में सी, और 7,500 आप लिखोगे बैंक कॉलम में। बोलो क्लियर? Yes, sir. उसके बाद हमने बैंक से ड्रू किए हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसिस के लिए 3,000 और इनकम टैक्स के लिए 800 रुपीज। अब मुझे बताओ बच्चों, इनकम टैक्स क्या बिजनेस एक्सपेंस है या प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है? Sir, business expenses. इनकम टैक्स बिजनेस एक्सपेंस है? वापस सोच लो, इनकम टैक्स बिजनेस एक्सपेंस है बेटा। इनकम टैक्स इज अ Proprietor का personal expense. ध्यान रखना, अब ध्यान से सुनो, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स विच इज लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। इसलिए क्या बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, क्या इन द आईज ऑफ लॉ एक सेपरेट एग्जिस्टेंस रखता है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो इन द आईज ऑफ लॉ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड द प्रोप्राइटर आर सेम। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो भी प्रॉफिट प्रोप्राइटर कमाएगा वो प्रोप्राइटर की इनकम में शामिल होगा जाके, और प्रोप्राइटर उसके ऊपर इनकम टैक्स का पेमेंट करेगा। तो इनकम टैक्स इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर, और वो बिजनेस फंड में से उसका पेमेंट कर रहा है। तो ये तो होगी ड्राइंग्स आपकी। तो 10th ऑफ मे को ही यहां पे हम लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट हाउस होल्ड एक्सपेंसिस के लिए 3,000 और इनकम टैक्स के लिए 800 बैंक से विड्रॉ किए हैं। तो 3,800 आप लिखोगे क्रेडिट साइड में इन द बैंक कॉलम। बोलो क्लियर है? Yes, sir. आगे देखो, 10th ऑफ मे के बाद 14th ऑफ मे को सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स फॉर ₹500 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। 500 रुपीज का चेयर्स आपने सेल की, CGST और SGST है 6% ईच, तो 6% कितना हो जाएगा? 30 रुपीज। टोटल कितना रिसीव करोगे? 560 रुपीज। एंट्री होगी, अमाउंट आपको रिसीव हुआ है कैश में, तो ये आपका हो गया 14th ऑफ मे। यहां पर एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, Yes, sir. अमाउंट आएगा आपका 500 रुपीज। सेम डेट पे ही टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट 30 रुपीज एंड 30 रुपीज। एंट्री क्या हुई थी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। तो एक साथ सीधा नहीं लिख सकते टू फर्नीचर अकाउंट, सीधा लिख दिया 560, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट केवल क्रेडिट होगा 500 रुपीज से। तो जब आप कैश बुक से लेजर पोस्टिंग करोगे, भाई कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में तो लेजर पोस्टिंग करनी नहीं है, क्योंकि कैश बुक के साथ ही कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी बन रहे हैं। लेकिन जो अदर अकाउंट्स हैं लाइक फर्नीचर अकाउंट, आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट, उसमें तो जाके लेजर पोस्टिंग करोगे। तो फर्नीचर अकाउंट के लेजर अकाउंट में फर्नीचर अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 500 रुपीज से। क्लियर? Yes, sir. इसके बाद नेक्स्ट है आपका 15th ऑफ मे को रिसीव्ड फ्रॉम X ऑन बिहाफ ऑफ Y 2200 डिस्काउंट अलाउड 100 रुपीज। हमने X से अमाउंट रिसीव किया
जिसने वाई के बिहाफ पे हमें पेमेंट किया है, यानी पेमेंट हमें किससे मिलना था, वाई से। पेमेंट तो वाई से ही मिलना था ना, वाई की ओर से एक्स हमें पेमेंट करने आया, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। यस सर। अगर डाउट है तो उसको एग्जांपल देके समझाऊं, बोलो बेटा। नो सर। नहीं तो कोई डाउट नहीं है, तो देखो 15th ऑफ मई को एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, अमाउंट होगा 2200 रुपीज। और जर्नल में आ जाओ, 100 रुपीज हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो 15th ऑफ मई को एंट्री करेंगे, जब पैसा आता है डिस्काउंट अलाउ करते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई 100 रुपीज। ठीक है ना, नरेशन लिख लेना, इसकी कोई दिक्कत नहीं है नरेशन लिखने में। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। May 20 को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश ₹4210 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 4400। पहले यहाँ पर ट्रांजैक्शन साइलेंट है कि ये क्या चेक सेम डेट पे बैंक में डिपॉजिट हो गया। क्वेश्चन आगे पढ़ो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश सेंड टू बैंक, 22 ऑफ मई को ये बैंक में भेज रहे हैं, यानी May 20 को ये बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। तो May 20 को जिस दिन चेक रिसीव हुआ, किससे, मिस्टर नरेश से, उस दिन एंट्री करोगे कैश कॉलम में, कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, अमाउंट होगा आपका 4210। और डिस्काउंट कितना अलाउ किया है उसको, चेक रिसीव हुआ 4210, 4400 टोटल अमाउंट ड्यू था, फुल सेटलमेंट में रिसीव किया है तो 190 डिस्काउंट अलाउड हो गया। एंट्री करोगे May 20 को डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश 190 रुपीज। अब May 22 को जब इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4210, और May 22 यहां पे आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा, अमाउंट है 4210 कैश कॉलम में। बोलो क्लियर? यहां पर कॉन्ट्रा लिखोगे लेजर फोलियो कॉलम में दोनों साइड। उसके बाद May 25 को सागर चंद हु ओड अस 10,000 became bankrupt and paid us 40 पैसा इन अ रुपी। 10,000 रुपीज मिस्टर सागर चंद से हमें ड्यू थे, यानी सागर चंद हमारा कौन था, डेटर था, और वो बैंकरप्ट हो गया और केवल 40 पैसा इन रुपी यानी 40% अमाउंट हमें रिसीव हुआ। ठीक है ना, तो जो 40% रिसीव हुआ उसकी एंट्री पास करो। May 25 को टू सागर चंद, अमाउंट होगा 10,000 का 40% 4,000 रुपीज कैश कॉलम में लिखोगे। ठीक है, अब जो 6,000 बेड डेट्स हो गए उसकी एंट्री किस डेट पे था ये भाई, ये डेट थी 25, तो May 25 को एंट्री करोगे बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सागर चंद अकाउंट, अमाउंट होगा 6,000 रुपीज। बोलो क्लियर? यस सर। उसके बाद 26 ऑफ मई को रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ अ लोन ऑफ ₹3,600 एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट 2,000 इनटू द बैंक। हमने कोई लोन दिया था किसी पार्टी को, उस लोन का रीपेमेंट आया 3600 का, जिसमें से 2000 हमने बैंक में जमा करा दिए। तो एंट्री होगी, ये है डेट आपकी May 26।
एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, टू लोन अकाउंट। भाई जब आपने लोन दिया था 3600 का, हमने एंट्री क्या की होगी, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने लोन दिया तो हमारी तो असेट है ना, वो फ्यूचर में हम उससे वापस अमाउंट रिकवर करेंगे। तो एंट्री की होगी, मान लो हमने मिस्टर एक्स को लोन दिया तो लोन टू मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या चेक से अगर लोन दिया तो टू बैंक अकाउंट। जब मिस्टर एक्स से हमें उसका रीपेमेंट मिलेगा, 3600 हमने रिसीव किए, एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 3600 टू लोन टू एक्स अकाउंट। क्लियर है ना? Yes, sir. तो 26 ऑफ मई को हम एंट्री कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, टोटल 3600 रुपीज रिसीव हुए, जिसमें से 2000 बैंक में जमा करा दिया। तो 2000 तो लिख लो बैंक कॉलम में और रिमेनिंग 1600 लिखो कैश कॉलम के अंदर। उसके बाद 28 ऑफ मई को चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश डिसऑनर्ड, बैंक डेबिट ₹20 इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस चेक फॉर बैंक चार्जेस। यानी यहां पर 20 रुपीज बैंक ने क्या लगा दिए, डिसऑनर चार्जेस। अब नरेश से जो चेक रिसीव हुआ था वो कितने का था, ये लिखा हुआ 4210, जो हमने 22 ऑफ मई को बैंक में डिपॉजिट करा दिया था। कॉन्ट्रा एंट्री देखो हमने पास की थी 4210 की। क्लियर है? ये चेक हो गया डिसऑनर। अच्छा, जब नरेश से ये चेक रिसीव हुआ था, हमने 190 रुपीज का उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया था, यस और नो? Yes, sir. तो क्या हमें चेक का पेमेंट मिला? आंसर इज नो। तो No. प्रॉम्प्ट पेमेंट तो हमें मिला नहीं, तो जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया था उसको भी कैंसिल करेंगे। तो पहले तो ये जो चेक डिसऑनर हो गया 28 ऑफ मई को हम एंट्री करेंगे नरेश अकाउंट डेबिट। चलो पहले पूरी एंट्री बताता हूं तुम्हें। नरेश अकाउंट डेबिट 4400 से डेटा था ना हमारा, और 20 रुपीज हमारे डिसऑनर चार्जेस लग गए। अब डिसऑनर चार्जेस नरेश की गलती से लगे हैं तो नरेश को ही भुगतने पड़ेंगे। तो एंट्री होगी नरेश अकाउंट डेबिट 4420 रुपीज, ठीक है ना, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारा बैलेंस बढ़ना चाहिए था 4210 से, बजाय बैलेंस 4210 से बढ़ने के 20 रुपीज डाउन हो गया। यानी टोटल हमें बैंक बैलेंस अब कितना डाउन करना है, 4230। क्लियर? Yes, sir. और टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 190। देख लो टोटल मैच करेगा 0009 + 3 12, 2 1 कैरी किया 4 हो गया, और ये 4420 ये बनती है आपकी एंट्री। अब इस एंट्री को हम कैश बुक में और जर्नल में रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश बुक में आप लोग लिखोगे यहां पर बाय नरेश अकाउंट 4230। क्लियर? और जर्नल में रिकॉर्ड करोगे आप ऑन 28 ऑफ मई नरेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अमाउंट होगा 190। बोलो क्लियर? Yes, sir. उसके बाद है मई 31 को इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक ₹650। बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट किया डेबिट, तो बैंक ने हमें डेबिट किया, यानी हमारा बैलेंस डाउन हुआ 650 से। बैंक बैलेंस, बैंक ने अगर हमारा sir. अकाउंट डेबिट किया है तो हमारा बैंक बैलेंस डाउन हुआ। तो मई 31 को हम लिखेंगे बाय बैंक इंटरेस्ट अकाउंट या बाय इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट, कुछ भी लिख लो, बाय बैंक इंटरेस्ट लिख लो या बाय इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट 650 आप लिखोगे बैंक कॉलम में, ठीक है। और उसके बाद आगे लिख रखा है डिपॉजिटेड विद द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹5000 एट ऑफिस। कहने का मतलब ये है कि अब आपको क्या करना है फाइनली, अब हमें करना है कैश कॉलम का हम टोटल लगाएंगे,
ठीक है ना, डेबिट साइड का टोटल लगाया आपने, और क्रेडिट साइड में जो अमाउंट लिखे हुए हैं कैश कॉलम में उनको उसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड के टोटल में से। जो Yes, फाइनल sir. कैश बैलेंस हमारे पास रिमेनिंग रहता है, जो फाइनल कैश बैलेंस हमारे पास रिमेनिंग रहता है आफ्टर टोटलिंग द डेबिट साइड एंड डिडक्टिंग द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, मान लो रिमेनिंग बैलेंस आपके पास रहता है 13,000 रुपीज, मान लो फॉर एन एग्जांपल 13,000 रुपीज हमारे पास रहता है। इस 13,000 में से 5,000 तो आपको ऑफिस में रिटेन करने हैं, और जो बैलेंस 8,000 होगा वो आप बैंक में जमा कराओगे, यानी एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करोगे। बोलो क्लियर है बेटा? Yes, sir. ये काम करने के बाद फिर फाइनल आपको बैलेंसिंग करनी है कैश बुक की, और जो बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं उसको नेक्स्ट मंथ में, यानी मई के बाद आगे आपका जून 1 को उसको कैरी फॉरवर्ड करके वहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड जून 1 को आपको करना है। तो रिमेनिंग वर्क कर लोगे, हो जाएगा क्वेश्चन में। Yes, sir. तो यहाँ पर आपका खत्म होता है डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है ना। आओ अब थोड़ा पेटी कैश बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 11.29 पे आपको दे रखा है पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक क्या होती है और ये किस पर्पस से मेंटेन की जाती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो देखो बच्चों, चाहे ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल साइज का हो, चाहे मीडियम साइज का हो, चाहे लार्ज साइज का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्मॉल अमाउंट्स के एक्सपेंसेस होते हैं डेली बेसिस पे, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, पोस्टेज एंड कुरियर के खर्चे हो गए, वेजेस का अमाउंट होता है, किसी मजदूर को हमने 100 रुपये मजदूरी दी, किसी को 50 रुपीज़ का पेमेंट किया, किसी को 150 रुपीज़ का, किसी को 300 रुपीज़ का पेमेंट किया। डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ अमाउंट वेजेस का भी पे करते हैं। स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, कभी ऑफिस में रबड़ परचेज किए, कभी पेन पेंसिल परचेज किए, मार्कर्स आए, मार्कर इंक आई, ठीक है ना, इस टाइप के भी एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा कार्टेज एंड कैरियज के भी एक्सपेंसेस होते हैं, यस और नो। Yes, sir. और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसके लिए हम कोई पर्टिकुलर हेड नहीं बनाते एक्सपेंस का, जैसे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, तो हम कोई ऐसे नहीं बनाते कि ऑफिस रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ऐसे एक्सपेंसेस के लिए हम एक सिंगल हेड बना देते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट या फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। ये जर्नल चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो ऐसा कोई एक्सपेंस जो किसी पर्टिकुलर हेड में नहीं जा रहा, उसके लिए हम एक सेपरेट कॉलम बना देते हैं पेटी कैश बुक में, जिसको हम हेड का टाइटल देते हैं। उस कॉलम को हम टाइटल देते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब सर पेटी कैश बुक बनाई किस पर्पज से जाती है? अब ऑर्गेनाइजेशन चाहे स्मॉल लेवल का हो, चाहे मिड लेवल का हो, चाहे लार्ज साइज का ऑर्गेनाइजेशन हो, इन छोटे छोटे खर्चों को करने के लिए हम अपने हेड कैशियर को परेशान नहीं करना चाहते। हेड कैशियर का अपॉइंट करने का पर्पस क्या है कि वो क्वालिटी कैश ट्रांजैक्शंस को हैंडल करे। जो बिग अमाउंट की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जहां पर हाई वॉल्यूम ऑफ कैश इन्वॉल्व है, डेटर से अमाउंट आपको कलेक्ट करना है, सप्लायर्स को पेमेंट करना है, कोई आप असेट परचेज कर रहे हो तो जो हेड कैशियर है वो उसका पेमेंट करवाएगा। तो हेड कैशियर हम चाह रहे हैं कि वो केवल क्वालिटी ट्रांजैक्शंस में ही डील करे, और जो छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट के एक्सपेंसेस हैं उसके लिए हम एक जूनियर कैशियर, जिसको हम बोलते हैं पेटी कैशियर, उसको अपॉइंट करते हैं। तो सर ये पेटी कैशियर क्या करेगा? देखो हेड कैशियर, इसका मैं बड़ा फेस बना देता हूँ यहाँ पर, ये है हमारा हेड कैशियर। ये केवल लार्ज अमाउंट की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स या बैंक ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको ही डील करेगा। और ये है हमारा जूनियर कैशियर। इसको बोल दिया गया कि भाई अप टू 500 रुपीज़ या अप टू 1000 रुपीज़ तक के पेमेंट्स आप करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अप टू 1000 रुपीज़, पेमेंट्स अप टू 1000 रुपीज़, ये कौन करेगा? पेटी कैशियर। और 1000 रुपीज़ से अगर ज़्यादा के पेमेंट्स हुए तो वो कौन करेगा? हेड कैशियर।
बोलो, यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. तो सर पेटी कैशियर को पेमेंट करने के लिए पैसा कौन देगा? हेड कैशियर हर पीरियड के बिगिनिंग में एक सर्टेन अमाउंट पेटी कैशियर को ट्रांसफर करेगा। जैसे मान लो हर मंथ के बिगिनिंग में हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को दे दिए 10,000 रुपीज। इस 10,000 रुपीज में से, इस 10,000 रुपीज के अंदर से पेटी कैशियर ड्यूरिंग द मंथ, मान लो ये दिए जनवरी 1 को 2021, तो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी पेटी कैशियर इन 10,000 रुपीज में से डिफरेंट हेड्स के अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं उनका पेमेंट करेगा। लेकिन ध्यान रखना, भले ही पोस्टेज एंड कुरियर का पेमेंट कर रहा हो, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में पोस्टेज एंड कुरियर पे मोर देन 1,000 के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, पेमेंट आपको 1100 रुपए 1200 रुपए का करना है, तो वो पेमेंट पेटी कैशियर नहीं करेगा, वो पेमेंट कौन करेगा? हेड कैशियर। क्योंकि मोर देन 1,000 रुपीज से ऊपर के पेमेंट कौन की करने की अथॉरिटी किसको है? हेड कैशियर को। सर पेटी कैशियर कुछ अमाउंट रिसीव भी करेगा क्या? बिलो 1,000 के अमाउंट पेटी कैशियर रिसीव भी करेगा? नो, पेटी कैशियर इज नॉट ऑथराइज्ड टू रिसीव एनी अमाउंट फ्रॉम एनी पर्सन। ही इज ऑथराइज्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ ओनली दैट एक्सपेंसेस विच आर ऑफ बिलो 1,000 रुपीज। जो 1,000 रुपए से नीचे के पेमेंट्स हैं, सिंगल ट्रांजेक्शन में 1,000 से नीचे के पेमेंट्स हो रहे हैं, उनका पेमेंट कौन करेगा? पेटी कैशियर। क्लियर? Yes, sir. सर पेटी कैशियर को अपॉइंट करने का बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि छोटे छोटे खर्चों के लिए हम हेड कैशियर को जाके परेशान नहीं करेंगे कि सर देखिए अभी पोस्टेज के खर्चे करके आया हूँ 400 रुपए, तो ये लो इसकी रेसीट, एंट्री कर दो। अब हेड कैशियर क्वालिटी ट्रांजैक्शंस डील कर रहा है, कोई हमारे डेटर्स आए हुए हैं पेमेंट करने के लिए, वो उसके ऑफिस में बैठे हुए हैं, और एट दैट टाइम अगर पियोन आके बोले कि सर मैं 400 रुपीज़ की पोस्टेज एंड स्टैम्प्स लेके आया हूँ, इसकी एंट्री कर लो, या कोई दूसरा बंदा आके बोले कि सर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुए 250 रुपये, कैब चार्जेस लग गए, इसकी एंट्री पास कर लो, मुझे रीइंबर्स कर दो 250 रुपीज़, तो हेड कैशियर उस केस के अंदर कुछ गलती कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दैट इज वाई एक पेटी कैशियर मेंटेन किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, जो स्मॉल अमाउंट्स के पेमेंट्स के अंदर डील करता है। अब मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का साइज मिड लेवल का है और पेटी कैश बुक मान लो 1 मंथ के पीरियड के लिए बनाई जाती है, तो जनवरी 31 को पेटी कैशियर कहाँ जाएगा? हेड कैशियर के पास। अपनी बुक्स लेके कहाँ जाएगा? हेड कैशियर के पास। और जनवरी मंथ में उसने जो जो एक्सपेंसेस किए हैं, पेमेंट्स किए हैं, तो पेमेंट्स की तो रेसीट भी तो मिलेगी उसको। जो पेमेंट्स उसने किए हैं उन पेमेंट्स की रेसीट भी तो लेके आएगा। तो पेटी कैशियर अपने अकाउंट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हेड कैशियर को सबमिट कराएगा। जो जो पेमेंट्स जिस जिस हेड के अंदर उसने किए हैं उन एक्सपेंसेस से रिलेटेड वो उसको रेसीट शो करेगा। और अगर किसी पेमेंट के रिगार्डिंग कोई रेसीट उसको प्रॉपरली नहीं मिली है तो फॉर सच पेमेंट्स वो बनाएगा वाउचर्स। क्या बनाएगा? वाउचर्स। और उन वाउचर्स के ऊपर ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर लेके हेड कैशियर को शो करेगा। अगर हेड कैशियर पेटी कैशियर के द्वारा सबमिट किए गए अकाउंट से और रेसीट से या फिर वाउचर से सेटिस्फाइड होता है तो जितना खर्चा पेटी कैशियर ने ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी किया है उतना अमाउंट हेड कैशियर पेटी कैशियर को अगेन क्या कर देगा? रीइंबर्स कर देगा, ताकि नेक्स्ट मंथ के बिगनिंग में यानी Feb 1 को अगेन पेटी कैशियर के पास एक सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल हो टू मेक द पेमेंट्स इन द मंथ ऑफ फरवरी। क्लियर है? Yes, sir. तो इसे बोलते हैं पेटी कैश बुक। ये पेटी कैश बुक का सिस्टम होता है। तो सर पेटी कैश बुक क्या ये भी वन ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज हैं? आंसर इज नो। पेटी कैश बुक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज के अंदर काउंट नहीं होती। इट इज अ मेमोरेंडम बुक। पेटी कैश बुक ध्यान रखना मेमोरेंडम बुक है, या ऐसे बोल सकते हो कि पेटी कैश बुक इज अ सब्सिडियरी ऑफ द कैश बुक। कैश बुक की सब्सिडियरी बुक है, यानी वो कैश बुक को सपोर्ट करती है, कैश बुक की हेल्प करती है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. तो आओ देखो पेज नंबर 11.29 के ऊपर पेटी कैश बुक।
In every business of whatever size, a large number of small payments such as for postage, stationery, bus fare, taxi fare, cartage, etc. have to be made. These payments are generally repetitive in nature. If all these payments are made by the cashier and are recorded in the main cash book, the cashier will be overburdened with the work and the cash book will also become very bulky. हमारी जो main cash book है वो बहुत bulky हो जाएगी, बहुत भारी हो जाएगी. To avoid this, it is usual to appoint an employee as petty cashier. He is entrusted with the task of making small payments, say below ₹1000 या below ₹500, whatever depend करेगा organization के size के ऊपर, and records them in a separate book called petty cash book. बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. तो बच्चों आज हमने डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए, उसकी मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी. आई होप आपको समझ में आ गया होगा डबल कॉलम कैश बुक में हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं. अगर डबल कॉलम कैश बुक के साथ उसने जर्नल भी प्रिपेयर करने के लिए बोला है तो जो ट्रांजैक्शंस डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पा रही हैं उनको आप रिकॉर्ड कहाँ जाके करोगे? जर्नल में. ध्यान रखना जर्नल में जब रिकॉर्ड करोगे तब साथ में आपको नरेशंस भी लिखनी है और जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बना के आप एंट्रीज पास करोगे. उसके अलावा हमने पेटी कैश बुक के बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया. कल की क्लास में जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू द पेटी कैश बुक वो हम डिस्कस करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को कल की क्लास में हम करेंगे ओवर. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. गुड बाय. Thank you, sir. वेलकम बेटा.